चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं हम लोग आगे की पढ़ाई। जैसा कि कल हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में हमने आप लोगों को बताया कि सर्वप्रथम हिंदी खड़ी बोली गद्य के प्रयोग 10वीं शताब्दी के आसपास से ही आरंभ हो गए थे। मैंने कुछ विश्लेषण देते हुए आपको यह भी बताया था कि जैसे कबीर दास के बीजक में, अमीर खुसरो की पहेलियों में या अन्य एक दो नाम और भी लिए गए थे, उनमें खड़ी बोली दिखाई पड़ी है। जैसे कि नरपति नाल का बीसलदेव रासो, उसमें भी आपको खड़ी बोली की कहीं ना कहीं झलक मिल जाती है। फिलहाल भले ही ये काव्य की भाषाएं थी, लेकिन खड़ी बोली इनमें सम्मिलित थी। फिर भी इसका जब प्रमाणिक प्रयोग वास्तव में कब आरंभ हुआ, इस विषय की ओर हम लोग चले तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी का आरंभ हुआ। जिस समय कबीर, नरपति नाग, इन सब की कविताओं में खड़ी बोली मिली हुई है, उसी समय के आसपास लगभग 10वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के मध्य में ही अकबर के दरबारी कवि जो 16वीं शताब्दी के थे, उनकी लिखी हुई चंद छंद वर्णन की महिमा नामक पुस्तक प्राप्त होती है, जिसे माना गया कि यह हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। किंतु मैंने आपको बताया था कि बहुत से विद्वानों ने इसका प्रतिकार किया। उनका मानना है कि चंद छंद वर्णन की महिमा वास्तव में खड़ी बोली की पहली रचना है। यह प्रमाणिक नहीं है, इसकी प्रमाणिकता में संदेह है। लोग इसको सत्य नहीं मान रहे हैं। ऐसे में संवत 1680, विक्रमी संवत 1680, सन 1623, इस समय में जटमल, जिन्होंने राजस्थानी भाषा में जिन्होंने गोरा बादल की कथा लिखी थी, किसी ने उसका हिंदी में अनुवाद किया। यहाँ अभी तक उस व्यक्ति का नाम किसी को नहीं मिल पाया है। इंटर लेवल पर क्या आगे की कक्षाओं में भी नहीं प्राप्त हुआ कि जटमल की गोरा बादल की लिखी हुई जो कथा थी, उसको हिंदी खड़ी बोली में किसने अनुवाद किया। प्राय विद्वान उसको भी जटमल का ही अनुवाद प्रकरण मान लिए और इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र जैसे विद्वानों ने जटमलकृत गोरा बादल की कथा जो विक्रमी संवत 1680 में लिखी गई, उसको ही हिंदी खड़ी बोली गद्य की पहली रचना मान लिया है। देखिए, अब इन दोनों में जो हमारा भेद है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आप दोनों में से कोई एक लिखते हैं तो सामने वाला गलत नहीं काटेगा, किंतु जहां दोनों की बात आ जाए और विकल्प चुनना हो, वहां आप गोरा बादल की कथा लिखेंगे। एक तथ्य और जान लीजिए, हाई स्कूल का जो आपका लेवल है 10th क्लास का, वहां तक आपको चंद छंद वर्णन की महिमा को ही हिंदी गद्य की प्रथम रचना का नाम देंगे। लेकिन अब आप इंटर में हैं, इंटर लेवल पर, इंटरमीडिएट के स्तर में गोरा बादल की कथा को ही हिंदी गद्य की प्रथम रचना माना गया है। इसको आप लोग लिख लेंगे, ध्यान रखेंगे। गोरा बादल की कथा हिंदी गद्य साहित्य की खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है। ठीक है, इसके बाद फिर खड़ी बोली का धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुआ, इसका विकास आरंभ हो गया। फिर 4 और लेखकों के नाम आते हैं। मैंने कल कई लोगों के नाम बताए थे आपको, जैसे मथुरानाथ जी का पंचांग दर्शन, वैकुंठ मणि शुक्ल का अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य था। इसी तरह 4 प्रमुख नायकों की बात की गई, जिनमें सबसे पहले हम मुंशी सदासुखलाल जी की रचना मैंने बताया सुख सागर, जो संस्कृत में जो आपका विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण का खड़ी बोली में इन्होंने अनुवाद किया। वो आपका क्या हुआ कि सुख सागर के नाम से जाना गया। इसके बाद दूसरे में सैयद इंशा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिखी। इतनी ठेठ खड़ी बोली हिंदी, इतनी शुद्ध हिंदी लिखी कि कोई भी शब्द किसी भी दूसरी भाषा का नहीं, यहाँ तक कि संस्कृत के शब्द भी उन्होंने प्रयोग नहीं किए, शुद्ध हिंदी का प्रयोग करके लिखा है। और इतनी
काव्यात्मकता का प्रयोग उन्होंने किया, मतलब गद्य को लिखते हुए भी कहीं ना कहीं काव्य की तरह से उन्होंने चतुराई से लिखा है, इसीलिए उनकी भाषा में बड़ा रस है। अतएव आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंशाअल्लाह खां की भाषा को रसीली और चुलबुली भाषा का नाम दे दिया। इसके बाद बात करें प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल जी की। मैंने बताया था लल्लू लाल ने माधव विलास भी लिखा था, जो ब्रज भाषा गद्य की एक रचना है, जो खड़ी बोली हिंदी से पहले प्राप्त हुई। तो माधव विलास ब्रज भाषा की थी और खड़ी बोली हिंदी में लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना की थी। प्रेम सागर जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध का हिंदी में वर्णन किया है, प्रेम सागर। इसके बाद फिर बात आती है नासिकेतोपाख्यान नाम की एक रचना रची गई है, और सदल मिश्र इसके लेखक हैं। तो देखिए ऐसे नाम भूल जाते हैं काहे चलते चलते। सदल मिश्र एक अध्यापक थे, इन्होंने नासिकेतोपाख्यान लिखे। देखिए मुंडकोपनिषद में एक कथा आती है कि एक ऋषि थे जिन्होंने एक बार यज्ञ किया और उस यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर दिया था। तो ऋषि से उनके पुत्र नचिकेता ने पूछा कि आपने सब कुछ दान कर दिया? तो बोले हाँ कर दिया बेटा। तो बोला मैं आपका पुत्र, मैं भी तो आपका धन हूँ, मुझे किसे दे रहे हैं? तो ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया, भाई पुत्र को कौन दान करता है। एक बार पूछा उसने, 2 बार पूछा, जब तीसरी बार पूछा तो ऋषि को गुस्सा आ गया। क्रोध में उन्होंने कहा मूर्ख कहीं के, मैंने तुझे यमराज को दान कर दिया है। नचिकेता सोच में पड़े, थोड़ी देर सोच विचार किया, फिर समझ में उनको आ गया कि अगर पिता ने दान कर दिया है यमराज को तो मेरा कोई दायित्व तो नहीं है कि मैं पिता के घर में रहूं, मुझे यमलोक में जाना चाहिए। वह यमराज के पास ले गए, यमलोक पहुंच जाते हैं अपनी योग शक्ति से, और उन्होंने देखा कि यमलोक में उन्हें जाने नहीं दिया गया, रास्ते में रोक दिया गया। यमराज के दूतों ने रोक दिया कि अब नहीं जाओगे। फिर नचिकेता वहीं बैठकर 3 दिन तक इंतजार करते रहे। उन दिनों यमराज कहीं गए हुए थे। जब वो लौट करके आए तो उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा है, कम आयु का बालक किशोर, जो दरवाजे पर बैठा है, इंतजार कर रहा है। उन्होंने पूछा तुम कौन हो? तो उसने बताया मेरे पिता ने मुझे आपको दान कर दिया है, अब मैं आपके पास रहूँगा। तो यमराज ने कहा नहीं, वो गुस्से में उन्होंने कहा था तुम लौट जाओ, तुम 3 दिनों तक यहाँ पर मेरे इंतजार में बैठे थे, इसलिए मुझसे कोई भी 3 वरदान मांगो। तो उसने एक वरदान में पिता के क्रोध की शांति को मांगा, और बाकी के 2 वरदान में उसने अपने लिए विभिन्न प्रकार की सारी विद्याओं का ध्यान रखा। उसने मोक्षदायिनी परम विद्या को प्राप्त किया, और प्रसिद्ध संत भी बड़े महर्षि के नाम रूप में प्रसिद्ध नचिकेता, उनकी जो पूरी कथा है उसी को नासिकेतोपाख्यान शब्द के नाम से, शीर्षक के नाम से नासिकेतोपाख्यान के रूप में सदल मिश्र जी ने लिखा। ये चारों हिंदी खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 नायक हैं, उसकी उन्नति की ओर ले जाने वाले हिंदी खड़ी बोली गद्य को मानेंगे। इसके बाद इन चारों को पढ़ लेने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपनी 19वीं सदी की ओर। इतिहास हमारा जहाँ से हिंदी खड़ी बोली गद्य को आरंभ करता है 19वीं शताब्दी में, ठीक है। अब आप लोगों का आगे का जो नोट्स बनना है यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है। 19वीं शताब्दी में देखिए, शताब्दी के जब मध्य का समय आया, लगभग 1940 के आसपास, द्वितीय चरण का तात्पर्य यह मान के आप चलिए कि लगभग 1825 के बाद और 1850 के पहले, ठीक है। 19वीं शताब्दी माने 1800 से 1900 के बीच। तो लगभग जब द्वितीय चरण आरंभ हुआ उस काल में भारत में क्या था कि आप जानते ही हैं, जागरण का आरंभ हो गया। अंग्रेजों के राज से मुक्ति पाने के लिए, अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता तरह तरह के प्रयास कर रही थी। आप जानते हैं 1857 में ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी।
तो ऐसा हुआ क्या कि सभी लोग नया कुछ जानने की इच्छा में आ गए और उस समय स्वदेशी की भावना भी प्रबल होने लगी थी, धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। लोग अंग्रेजों का बहिष्कार वैसे ही कर रहे थे। प्रायः गांधी जी के बारे में यह बात कही जाती है कि उन्होंने स्वदेशी के लिए आंदोलन किया, लेकिन उसके पहले भी जब ये 57 का संघर्ष हुआ, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उस समय भी लोगों में यह भाव जागे कि अपने देश की, अपनी मिट्टी की चीज को अपनाएं, हम विदेशी चीज को क्यों अपने उपयोग में लाए। इस तरह से जब स्वदेशी के भाव विकसित हुए तो खड़ी बोली गद्य जो अपनी हिंदी थी उसका भी विकास होना शुरू हो गया। लोग उसमें अधिक से अधिक अपने संदेशों का, अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगे। इसी समय में देखिए दो अध्यापक थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। इन दोनों ने हिंदी खड़ी बोली में सुधार का बड़ा प्रयास किया। ध्यान दीजिए, उसी बीच में आर्य समाज की स्थापना थोड़ा सा बाद में हुई, क्योंकि ये 19वीं शताब्दी में ही हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना हुई, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई और ये सब भी खड़ी बोलियों में ही अपना प्रचार प्रसार खड़ी बोली हिंदी में किए थे। इसके बाद जो ईसाई पादरी हुआ करते थे, ईसाई पादरी लोगों ने, जो चर्च के पुजारी जिनको हम कह सकते हैं, हिंदी में हमारे मंदिरों के पुजारी हैं, जो गिरजाघरों के पादरी थे, उन्होंने बाइबिल का, जो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है बाइबिल, उसको खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद करवाया और उसको लोगों में बांटा, क्योंकि उनको अपने धर्म का प्रचार करना था। तो कहीं ना कहीं ईसाइयों द्वारा बाइबिल का प्रसार करना भी खड़ी बोली गद्य के प्रसार में एक महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध होता है। फिर बात करें हम लोग जो हमारा नवजागरण काल था, ठीक है, 19वीं सदी का मध्यकाल, ठीक है, 19वीं सदी का मध्यकाल, इसको जो है क्या नाम दिया गया, नवजागरण काल। ठीक है, ये हुआ नवजागरण काल। इसी को पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। तो पुनर्जागरण में क्या हुआ, लोग सचेत हुए अपनत्व के प्रति, अपना देश अपना वेश के प्रति, और ऐसे में खड़ी बोली हिंदी भाषा जो अपनी भाषा बन चुकी थी, तमाम कई भाषाओं के मेल से बनकर के आई थी, उस पर बल दिया गया। नवजागरण काल में हिंदी में सुधार हुआ। तो मैंने बताया कि दो प्रसिद्ध लेखक इस काल में हुए थे जिन्होंने हिंदी के सुधार के लिए बड़े प्रयास किए। सबसे पहले हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हैं। ध्यान से देखिएगा, राजा शिव प्रसाद, इनको सितारे हिंद की उपाधि मिली थी। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और दूसरे जो थे वह हैं राजा लक्ष्मण सिंह। इस बारे में बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन से दो राजाओं ने हिंदी खड़ी बोली गद्य को अत्यधिक विकसित करने पर बल दिया था। तो ये हैं, दूसरे हैं राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इनमें भी जो सितारे हिंद थे, ये खड़ी बोली हिंदी के पक्षधर जरूर थे, लेकिन ये इसको उर्दू मिश्रित करके लिखते थे और इनका मानना था कि यदि उर्दू मिश्रित हिंदी लिखी जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, इन्होंने उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का पक्ष लिया। ये क्योंकि उस समय हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में उर्दू भी एक प्रसिद्ध भाषा थी। आप जानते हैं हिंदी और संस्कृत के अतिरिक्त उर्दू का जन्म भी भारत में ही हुआ है। यहीं से यह भाषा विकसित हुई। जब तुर्क और मुगल आए हमारे देश में तो अरबी और फारसी लेकर आए थे, लेकिन अकबर के शासनकाल में हमारे देश में उर्दू भाषा का निर्माण किया गया। यह एक बड़ी मधुर भाषा है। तो उर्दू मिश्रित भाषा बुलाने में सितारे हिंद लिखा गया। और जो महाराजा लक्ष्मण सिंह थे, ये संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे। ठीक है, ये चाहते थे कि हिंदी जब भी लिखी जाए संस्कृत निष्ठ हो, शुद्ध तत्सम शब्दों के प्रयोग से, संस्कृत निष्ठ
हिंदी के पक्ष में राजा लक्ष्मण सिंह। तो इन दोनों के अलग अलग प्रयास भले ही रहे हो, लेकिन दोनों में एक चीज थी जो उभयनिष्ठ थी, वो थी खड़ी बोली हिंदी और एक प्राथमिकता हिंदी खड़ी बोली। एक उर्दू पक्ष लेकर चलता था, दूसरा संस्कृत पक्ष लेकर चलता था। इस तरह से इन दोनों ने हिंदी को नए आयाम दिए हैं। तो नव जागरण काल में हिंदी खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाने का, विकास देने का, विकसित करने का जो श्रेय है वो भारत के इन दो यशस्वी राजाओं को है, जो नरेश भी थे अपने अपने क्षेत्र के, और शिक्षा और हिंदी खड़ी बोली के विकास पर इन्होंने कार्य किया है। इन्होंने खड़ी बोली को बढ़ाने में प्रयास किया। अब एक छोटा सा विषय हमारा ध्यान देने के योग्य है। कल हमसे किसी ने ये पूछा है कि अवधी को बोली कहा जाए या भाषा कहा जाए। ध्यान दीजिए, प्रायः अवधी को पूर्व काल में बोली ही कहा जाता था। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि 8 बोलियों से मिलकर के हिंदी का निर्माण हुआ है। और पूछने वाले ने अपना यह प्रश्न एक समाधान के साथ ही प्रस्तुत किया है कि किसी विद्वान ने लिखा है कि जब कोई भी भाषा एक निश्चित दायरे में, एक निश्चित सीमा क्षेत्र में बोली है, जो वाणी वो बोली कहलाती है। किंतु जब जो बोली है, जो एक निश्चित क्षेत्र में बोली जा रही, उसी क्षेत्र में, उसी निश्चित बोली में ही साहित्य की रचना भी कर दी जाए, वह अत्यधिक प्रचलन में आ जाए, तब वही उपभाषा हो जाती है। फिर उपभाषा का यदि बहुत ज़्यादा प्रसार हो जाए तो ये भाषा ही बनेगी। जैसे आप देखिए, अब खड़ी बोली को ही आप देखिए, आरंभ में ये खड़ी बोली ही थी, खड़ी बोली थी, ठीक है, लेकिन इसमें भी सुधार किया गया। आज ये हिंदी भाषा का रूप जो है, हम उसको खड़ी बोली के ही रूप में पाते हैं। हम जो बोल रहे हैं, जो हमारी किताबों में लिखा हुआ, ये सब खड़ी बोली हिंदी है। ये भी एक बोली ही थी, लेकिन आकर के यह आज एक भाषा बन गई है। तो ऐसे ही उस पूछने वाले ने यह कहा कि ब्रज भाषा और अवधी को बोली कहा जाए या भाषा कहा जाए, क्योंकि 8 भाषाओं में, 8 बोलियों में जिनसे हिंदी का निर्माण हुआ, इन दोनों का नाम दिया गया ब्रज भाषा और अवधी का। जबकि जो 3 उपभाषाएं बताई गई हैं, उनमें राजस्थानी भाषा, पहाड़ी भाषा और बिहारी भाषा का नाम है। खैर, तो हम बात करें कि क्यों इन दोनों को उस काल में बोली कहा गया। जिस समय हिंदी का निर्माण हुआ, जिस समय हिंदी भाषा को इन सभी बोलियों से निकाला जा रहा था, उस समय अवधी मात्र एक क्षेत्रीय बोली मात्र थी और ब्रज भाषा थी, ठीक है। अब देखिए, ब्रज की है इसीलिए वो ब्रज भाषा कही जाती है। आज के समय में हम अवधी को भी भाषा ही कहते हैं। आप देखिए, प्रश्नोत्तर आपसे पूछे जाते हैं कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया, तो आप उत्तर देते हो अवधी भाषा में, न कि अवधी बोली में। तो ये तीनों उस काल में जब हिंदी का निर्माण हो रहा था, हिंदी का गठन किया जा रहा था, तब ये छोटी छोटी बोलियां थी और इन बोलियों को मिला करके हिंदी का निर्माण हुआ। इसलिए इनको आज भी बोली के नाम से ही लिखा जाता है। यदि यह लिखा जाए हिंदी का निर्माण कैसे हुआ, तो आप लिखेंगे 8 बोलियों से हुआ था। 8 बोलियां थी जिनको मिला करके हिंदी बनाई गई। किंतु उस समय में केवल 3 ही उपभाषाएं बन पाई थी, बाकी कोई और उपभाषा नहीं थी। किंतु कालांतर में अवधी का विकास होता गया, इसमें साहित्य बन गए। आज अवधी के साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है हमारे पास। बहुत से आधुनिक कवि भी अवधी में लिख रहे हैं और बहुत से लिखा है। तो ये अब एक उपभाषा के, अब तो यह एक भाषा बन गई है। आप देखिए, न केवल हमारे बस्ती जनपद में, आसपास अयोध्या, फैजाबाद के क्षेत्रों में, बल्कि लगभग 80% पूर्वांचल में अवधी का प्रभाव है। दूसरे राज्यों तक इसके प्रभाव पहुंच गए हैं और रामचरितमानस के रूप में यह एक राष्ट्रीय स्तर की भाषा हो गई है। इसलिए अवधी को अब उपभाषा भी नहीं कहेंगे, अब यह भाषा बन गई, ठीक है। फिर ब्रज भाषा का भी यही प्रभाव है। उस काल में ब्रज भाषा भी एक बोली थी, क्षेत्रीय थी। इसलिए आज भी हिंदी के गठन में जब 8 बोलियों का नाम लेते हैं तो ब्रज भाषा को एक बोली ही कहा गया है। लेकिन
विकसित हुई, उपभाषा बनी, उपभाषा से आज भाषा हो गई। आप पढ़ते हैं सूरदास ने किस साहित्य में लिखा है, किस भाषा में, ब्रज भाषा में, ब्रज बोली नहीं है। तो उस काल में ये बोलियां थी, इसलिए जब हिंदी की नींव उठाते हैं तब उसको हम बोली के नाम से जानते हैं, किंतु जब विकास में आ जाते हैं, हिंदी का विकसित दौर देखा जाए, तब वह भाषा का रूप ले चुकी है। इसलिए संदेह की स्थिति न उत्पन्न हुई है भाषा, बल्कि उस काल में बोली थी। इसलिए आज भी हिंदी के निर्माण में हम इसे बोली के रूप में पढ़ते हैं, किंतु हिंदी के साहित्य में इसे हम आज भाषा के रूप में जानने लगे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि संदेह हिमांशु का दूर हो जाएगा। फिर अब खड़ी बोली के इन दोनों लेखकों के बाद फिर हिंदी में दीर्घ सुधार आरंभ हुआ। दीर्घ सुधार मतलब बड़े पैमाने पर। द्वितीय चरण में तो ये दोनों थे ही। इसी द्वितीय चरण के बीतते बिताते सन 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र नामक एक ऐसे सितारे ने जन्म लिया जिसने हिंदी को वहां शिखर तक पहुंचा दिया। 1850 में काशी में भारतेंदु जी का जन्म हो गया। उस काल में ये लोग प्रचलन में थे। फिर जब भारतेंदु जी का युग आया, थोड़े वो बड़े हुए, मतलब लिखना शुरू किया उन्होंने 10-15 साल की आयु से, तब हिंदी का सबसे विकसित रूप उन्होंने क्या किया, जो भी त्रुटियां रह गई थी, चाहे वो शिव प्रसाद सितारे हिंदी की उर्दू मिश्रित भाषा और चाहे लक्ष्मण सिंह की संस्कृत निष्ठ भाषा, उन्होंने दोनों को मिला दिया, व्यवहारिक बना दिया, हिंदी को इतना सरल भी बना दिया कि आसानी से समझ में आ जाए, और ऐसी मुहावरेदार, ऐसी शैलियों से युक्त विभिन्न प्रकार से उन्होंने हिंदी का पोषण करके ऐसी भाषा बना दिया कि अब हिंदी से अधिक मनोहर भाषा कोई नहीं। तो जब हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आए, तब इतिहास लिखा जाने लगा हिंदी साहित्य का कि भाई अपने इतिहास को हम इसको भी जाने, ऐसे छिटपुट वर्णन मिल जाते थे इधर उधर। तो जब इतिहास लिखा गया तो भारतेंदु जी ने हिंदी को समग्र रूप से विकसित किया, एकत्रित कर लिया। जो 8 बोलियों और 3 उपभाषाओं से बनी हिंदी थी, जिसमें से खड़ी बोली को निकाल करके 4 प्रसिद्ध उन्नायकों सदल मिश्र, सुखलाल और लल्लूलाल इंशाअल्लाह खां ने आगे बढ़ाया था। फिर उनसे लेकर राजा शिव प्रसाद सितारे और राजा लक्ष्मण सिंह ने जिस हिंदी का पालन किया था, उस समग्र हिंदी के बिखरे हुए पूरे स्वरूप को एकत्र करके भारतेंदु जी ने खड़ी बोली हिंदी को हिंदी भाषा का नाम दे दिया और उसको सबसे आगे ले गए। इसीलिए आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र कहे जाते हैं। देखिए, नाम उनका हरिश्चंद्र था, उनको भारतेंदु की उपाधि दी गई। प्राय लोग अपने नाम के पीछे उपाधियां लिखते थे, हरिश्चंद्र जी ने अपने नाम के आगे लिखी, इसीलिए वो भारतेंदु कहलाए। वो भारत के इंद्र थे, चंद्र के समान थे। साहित्य में उन्होंने जो भूमिका निभाई है वैसी किसी ने नहीं निभाई है। ध्यान दीजिए, भारतेंदु आधुनिक हिंदी के जनक कहे जाते हैं और इसी काल से हिंदी का विकास क्रम निरंतर सुधरता ही गया और आज तक सुधरता जा रहा है। तो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने हिंदी गद्य के साहित्य के इतिहास को, जो आप खड़ी बोली का प्रकरण पढ़ रहे हैं, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को कुछ प्रमुख कालों में बांट दिया है। ठीक है, अब जो उन्होंने जिन समय सीमाओं में इसको बांध करके रखा है उसको हम लोग यहाँ से आगे पढ़ेंगे। और अब आपका असल मुद्दा शुरू होता है। इसके पहले आपने जो लिखा, जो सीखा है, उसको तो बिल्कुल याद करते रहिए, वो पूर्व की बात थी, किंतु अब जो हम लिखने चल रहे हैं यह सबसे सटीक बात है। ध्यान दीजिए, अब हम लोग हिंदी का काल विभाजन पढ़ेंगे। डाल दीजिए, हिंदी पहले प्रश्न लिख लेंगे आपको, हिंदी साहित्य के इतिहास को या हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को कुल कितने कालों में बांटा गया है, और लिखिए हिंदी साहित्य का काल विभाजन।
इसमें हम जानेंगे कौन से काल को किस समय से किस समय तक का स्थान दिया गया है। तो सबसे पहला जो हमारा युग है वो है पूर्व भारतेंदु युग, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से पहले का समय, जिसे अभी हमने नवजागरण काल से के नाम से जाना। पूर्व भारतेंदु युग, इसी को हम नवजागरण काल, पुनर्जागरण काल या केवल जागरण काल भी कहते हैं। ये है आपका नवजागरण काल। इसके बाद दूसरा है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग जो आपका है इसको जागरण सुधार काल भी कहते हैं। इस काल में जो नवजागरण का उसमें सुधार किया गया और भारतेंदु युग को जागरण सुधार काल कहते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बाद हिंदी साहित्य जिनके योगदान के लिए सदैव सिर झुकाकर नमन करता रहेगा, ऐसे दो महापुरुषों का युग आता है। सबसे पहले युग आया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, जिसको हम द्विवेदी युग कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जो चौथे हिंदी साहित्य के अमर सितारे थे वो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो हमारी इस पावन माटी के महापुरुष हुए हैं। तो हम लोग शुक्ल जी के नाम से ही शुक्ल युग को पढ़ते हैं। ठीक है। और शुक्ल जी के बाद सबसे अंतिम भाग जो हमारा ये है शुक्लोत्तर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इतने सारे युग हैं हमारे जिनको हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले भारतीय जागरण का जो काल है, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, जिसने खड़ी बोली गद्य को विकसित करने में काफी प्रयास किए, काफी बल दिया। आप लिख लेंगे। इसके पहले आप नोट करेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। इसके पश्चात रामकृष्ण मिशन और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में की गई। ठीक है। और तत्पश्चात 1867 में भी आर्य समाज की भी स्थापना हुई थी। आर्य समाज भी 1867 में है। फिर 1882 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी यानी बेसेंट ने जो स्थापित की थी, इन सभी हिंदी खड़ी बोली के प्रचार में बहुत प्रयास किया था। तो आप इसके बाद आप ध्यान देंगे कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन इतने युगों के रूप में हुआ है। अब पूर्व भारतेंदु युग के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और रेगुलर एक युग के बारे में पढ़ेंगे। इस युग की विशेषता क्या थी, इस युग के प्रमुख लेखक कौन हुए हैं, इस युग की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी आई हैं। ठीक है। किन प्रमुख विधाओं पर बल दिया गया और किस विधा के लेखक कौन है या उनकी रचना कौन है, ये हम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, आज से जो आपको आज पढ़ाया जाएगा इसका एक चित्र भी आपके चैनल पर जो टेलीग्राम में SBV-IAM करके है 11-12 का, उसमें आपको मैं भेजता रहूँगा। आप उन चित्रों के माध्यम से अपना लेखन कार्य पूरा कर सकते हैं। ठीक है। सहायता आपको प्राप्त होगी इससे। और जो आपका जितना भी हिंदी साहित्य का इतिहास किताब में दिया गया है, मैं इतने का एक चित्र निकाल कर PDF बना करके आपको भेज रहा हूँ। 11th और 12th दोनों के लिए ही उपयोग होगा। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे इस पूर्व भारतेंदु युग नवजागरण काल की। एक बार बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तो सबसे पहले तो इन युगों की सीमा को हम लिख देते हैं। ये जो आपका युग है, ठीक है, ये इसकी जो समय सीमा है, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं कुछ स्थानों पर 1850 लेते हैं, 1868 ईस्वी से पूर्व। ठीक है। 1868 से पूर्व इसको आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद जो आपका भारतेंदु युग है, यह 1868 से इसकी समय सीमा है 1868 से
1900 ईस्वी। ठीक है, भारतीय युग का समय 1862 से 1900 ईस्वी। फिर जो आपका द्विवेदी युग था यह 1900 से 1922 ईस्वी के मध्य, 1922 ईस्वी। ठीक है, फिर शुक्ल युग का समय आता है। शुक्ल युग आपका 1922 से 1938 तक है। ठीक है, 1922 से 1938 तक है। और फिर 1938 से आज तक जो चला आ रहा है यह है शुक्लोत्तर युग। ठीक है, आज तक यह शुक्लोत्तर युग है। ध्यान दीजिए, द्विवेदी युग को भी आपका प्रेमचंद युग कहा गया है। शुक्ल युग में भी प्रेमचंद थे, इसका नाम भी प्रेमचंद। शुक्ल युग को छायावाद युग और प्रसाद युग कहा गया। शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग अथवा प्रयोगवाद युग भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने ऐसा माना है कि 1938 से 1947 तक ही आकर के शुक्लोत्तर युग खत्म हो गया है। इसके बाद का समय प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का था, किंतु अधिकांशतः की माने, आपके कोर्स की माने तो शुक्लोत्तर युग आज तक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो आप लोग इतना इसको नोट करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग अपने पहले युग की बात करेंगे, जिस पर आज थोड़ी सी चर्चा करके फिर कक्षा को विराम दिया जाएगा। आगे हम लोग जागरण काल के बारे में, अर्थात पुनर्जागरण में जो जागरण सुधार वाला काल है भारतीय युग को कब करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस काल में हिंदी की कोई विशेष विधा नहीं आई थी सामने। जो कुछ भी लिख दिया गया, चाहे वो अनुवाद हो, चाहे कोई निजी कहानी कथा हो, सब कुछ एक समान ही मान लिया गया है। तो इस काल के अंतर्गत ही 4 समाजों की जो सभाओं की स्थापना हुई। एक इधर आपका आर्य समाज, इधर दूसरा ब्राह्मण समाज, ब्रह्म लिखते समय इस मां को ऐसे मिलाते हैं। ठीक है, तीसरा प्रार्थना समाज, चौथा रामकृष्ण मिशन, और जो आपका 5वां है यह थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी इतने सभाएं आयोजित हुई, इतने संस्थाओं की स्थापना की गई जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो सबसे पहले हम बात करें आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, यह 1867 की बात है। इसके बाद दूसरा आपका ब्रह्म समाज है, ये 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई। फिर रामकृष्ण मिशन और प्रार्थना समाज, इन दोनों की ही स्थापना जो थी आपकी वो 1867 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना भी 1867 ईस्वी। और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसको 1882 में रखा गया। ये भारतीय युग में आ गई थी, किंतु इसने भी हिंदी के विकास में काफी भूमिका निभाई, क्योंकि इसके अंतर्गत भी बाइबल का भी प्रसार किया गया था। तो जो पादरियों के द्वारा किया गया, तो ये सारे समाज जो है ये लगभग भारतीय पूर्व के माने गए हैं। केवल एकमात्र यही है जो भारतीय युग में स्थापित हुआ था। इन सब ने हिंदी, खड़ी बोली, गद्य वेद के विकास में एक निश्चित और मजबूत भूमिका निभाई है। इसके पश्चात स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी रचना सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज में ही जो आती थी,
सत्यार्थ प्रकाश आपने पिछले साल में पढ़ा है। सत्यार्थ प्रकाश यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था खड़ी बोली हिंदी में। आप लिख सकते हैं खड़ी बोली हिंदी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी। और इसके पश्चात ही राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद और महाराजा लक्ष्मण सिंह का उदय हुआ था। तो उनके बारे में आपने लिख लिया है, इन चारों को लिख लेंगे हम लोग। और अगर किसी को कोई समस्या होती है तो आप लोग पुनः एक बार हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिनको भी संदेह हो वो एक बार जरूर अपना कमेंट दें, जैसा कि कल हिमांशु सिंह ने दिया था। फिर नवजागरण काल में जानने योग्य केवल इतनी ही चीजें हैं जो आपके लिए अधिकांश का सदुपयोगी हैं कि कौन कौन से समाजों का गठन हुआ। फिर दो प्रमुख लेखकों ने हिंदी को आगे बढ़ाया। इसके पश्चात भारतेंदु जी आ जाते हैं। भारतेंदु जी ने विभिन्न विधाओं को उत्पन्न किया। उन्होंने हिंदी में निबंध की विधा को आरंभ किया, उन्होंने हिंदी में नाटक को आरंभ किया, एकांकी रचना को आरंभ किया और भी बहुत सी विधाएं उन्होंने हिंदी को दी। मतलब इतनी सेवाएं हिंदी की कर दी, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि वो आधुनिक हिंदी के जनक हो गए। उनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। जो भी समस्या हो उसको पूछते रहिए। और एक निवेदन है, सब लोग पढ़ते भी रहिए, क्योंकि अभी तक कोई मुझे लगता है खास रिस्पॉन्स नहीं आया है। कुछ दिनों पहले तक आप लोगों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, लेकिन उसके बाद के वीडियोज़ में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कोई देखने वाले नहीं। आप 10-5 लोग देख लेते हो, इससे काम नहीं चलेगा। ध्यान रहे ये सारी चीज़ें क्लास में मैं दोहराऊंगा नहीं किसी भी स्तर पर। और स्कूल खुलते पहला काम टेस्ट और कॉपी चेक, बस।